बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है, जहां पर सपा ने उपचुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो देवरिया से ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी जो कि उम्मीदवार बनाए गए हैं, वहीं बांगरमऊ से सुरेश कुमार पाल को टिकट दिया गया है। हालांकि 4 प्रत्याशियों की पहले ही घोषणा की जा चुकी है। तो बुलंदशहर की सीट रालौत के साथ गठबंधन में सपा लड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, 7 सीटें यूपी की विधानसभा उपचुनाव की, जिसको लेकर 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। देवरिया और इसके साथ ही एक और सीट बांगरमऊ, जिनके लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जहां पर ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी जो कि देवरिया से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो सुरेश कुमार पाल जिनको बांगरमऊ से अपना उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है। हालांकि इससे पहले ही 4 प्रत्याशियों की लिस्ट को वो फाइनल कर चुकी है। 4 प्रत्याशियों के नाम पहले ही सामने आ चुके हैं। बुलंदशहर की बात करें, बुलंदशहर की सीट रालौत के साथ गठबंधन में सपा लड़ेगी। तो एक एक करके विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं, उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। तो जिस तरह से इन सीटों को लेकर 6 सीटों को लेकर नाम सामने आए, बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। हालांकि एक देवरिया की वो सीट जिसको लेकर अभी कोई प्रत्याशी चयनित नहीं किया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने देवरिया से और बांगरमऊ से और इसके साथ ही 4 पहले ही जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है, तो देखा जाए तो हर एक पार्टी तैयार है। एक एक करके हर एक पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। तो अगर इन सीटों की बात करें तो इस सीटें जिस तरह से देखी जाए तो पहले बीजेपी के कब्जे में रही, लेकिन इस बार जो माहौल, जो हालात बने हुए हैं प्रदेश में, उससे बहुत कुछ साफ होने वाला है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ये उपचुनाव इन 7 सीटों को लेकर बेहद अहम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दिशा प्रदेश की है उसको बतला देगी। और चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, चलिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो चंद्रमणि, 2 और सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है अपने उम्मीदवारों का। हालांकि इससे पहले 4 किए थे, यानी कि 6 उम्मीदवारों का ऐलान समाजवादी पार्टी कर चुकी है। बीजेपी ने भी किया। एक एक करके सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है और सूरत पता चल जाएगी। लेकिन पिछले अगर चीजों को देखें तो कई सीटें, ज्यादातर सीटें जो हैं इसमें बीजेपी के पास थी। अब किस तरह से टक्कर पार्टियों के बीच में दिख रही है इन सीटों को लेकर? जी, अगर बात करें मुकाबले की, तो मुकाबले में अगर भाजपा काफ़ी मजबूत है, क्योंकि भाजपा के बाद में जो 7 सीटें थी, जो 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से 6 भाजपा के पास में है और एक जो सपा की सीट थी पारसनाथ यादव की, वो एक कद्दावर नेता थे और इस तरह से उनकी गतिविधियां थी कि वो व्यक्तिगत चुनाव भी काफ़ी अहम लड़ते थे। तो पार्टी से उठकर उनकी छवि थी और अब जो है सपा के लिए काफी मुश्किल डगर है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास में तमाम मुद्दे हैं इस समय, चाहे हाथरस की घटना हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो या कोरोना के बाद में जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर भी मुद्दा बनाया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि जो समाजवादी पार्टी है वो किस तरह से विकल्प प्रस्तुत कर पाती है। क्या जिस तरह से मुख्य विपक्ष की भूमिका में है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, वो अपनी छवि प्रस्तुत कर पाती है और क्या विकल्प के तौर पर वो अपनी छवि उत्पन्न कर पाती है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा पूरी तरह से पूरा जोर लगाकर चुनाव लड़ रहा है, तो अब तमाम जिम्मेदारी होगी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर कि वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये बड़ा मौका है समाजवादी पार्टी के पास में, क्योंकि जिस तरह से इस समय तमाम मुद्दे बने हुए हैं और उपचुनाव से राजनीतिक समीकरण बदले जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर भाजपा की बात करें, भाजपा ने भी अपने लगभग सारे प्रत्याशी घोषित करते हैं, सिर्फ एक देवरिया की सीट को लेकर प्रत्याशी नहीं घोषित किया। वहीं सपा ने भी अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, 6 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं। वहीं पर बुलंदशहर तो गठबंधन के साथ में लड़ने वाले हैं रौलौदा। लेकिन वहीं अभी बसपा का यहाँ पर जानना चाहेंगे, 6 सीटों को लेकर ऐलान किया गया है बीजेपी के जरिए, और अगर समाजवादी पार्टी की भी देखें, पहले 4 हो चुकी हैं, अब 2 और नामों का ऐलान किया गया। अब पहले के हालात, क्योंकि 2022 से पहले जिस तरह से उपचुनाव है वो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती हुई दिख जाएगी, लेकिन अब
क्या ये जो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं, क्योंकि 7 में से 6 में पहले से ही कब्जा, टक्कर यहां पर बीजेपी इस बार दे पाएगी क्या? क्योंकि हालात बेहद यहां पर संजीदा हैं अभी। जी, जाहिर सी बात है कि देखिए, जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो एक बड़े चेहरे पर या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव होता है। लेकिन अब जो उपचुनाव होता है तो वो स्थानीय स्तर पर 1-2 सीटों पर होता है। और इस समय अगर किस पार्टी की छवि बेहतर है, क्या पार्टी जो लोगों के मुद्दे हैं, जो आम जन के मुद्दे हैं, वो उठा पा रही है। और क्षेत्र का भी विशेष योगदान होता है कि क्षेत्र में जो कैंडिडेट उतारा गया है उसकी क्षेत्र में छवि कैसी है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री चुनने के लिए लोग वोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वोट करेंगे तो आपके कामों को लेकर मोहर लगाएंगे और आपकी पार्टी या आपका जो कैंडिडेट उतारा गया है उसकी छवि कैसी है। तो तमाम पहलुओं पर उपचुनाव होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब उपचुनाव हो रहे हैं तो ये बात तो जरूर है कि भाजपा के कामकाज को लेकर, जिस तरह से वो सत्ता में हैं, उनके कामकाज को लेकर भी मूल्यांकन होगा। और अगर वो बेहतर करते हैं तो उनके लिए 2022 में बेहतर उम्मीदें की जा सकती हैं। और अगर समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल बेहतर करते हैं तो उनके लिए नई संभावनाएं बिल्कुल, यानी कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमर और ज्यादा कसे हुए है, जो ताजा हालात बने हुए हैं और जो आने वाला वक्त है उसको लेकर देखना होगा कि कड़ी टक्कर आखिरकार कौन यहां पर दे पाता है। लेकिन चंद्रमणि, एक और यहां पर हम सवाल जानना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी 2017 का अगर आपको चुनाव याद हो तो बीजेपी ने कानून व्यवस्था के दम पर ही यहां पर चुनाव लड़ा था और उसके बाद नतीजे यहां पर सामने आए थे। लेकिन उसके बाद अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही कहीं ना कहीं घेरने की तैयारी बीजेपी को लेकर चल रही है, समाजवादी पार्टी की खास पर। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से हाथरस की घटना सामने आई, बलरामपुर या तमाम जो प्रदेश में महिला उत्पीड़न की खबरें आई, उसके बाद में सरकार को घेरने का समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रयास रहा। और जिस तरह से महिला उत्पीड़न की इधर घटना आ रही हैं, चाहे गोंडा की बात कर लें, चाहे हाथरस, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे भी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर है। सरकार के और सरकार को घेरने का विपक्ष के पास अच्छा मौका है। और जाहिर से इन मुद्दों पर राजनीति देखना होगा कि किस तरह का घेराव यहाँ पर होता है और उस घेराव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति इस पर रहती है। चलिए चंद्रमणि, आप हमारे साथ बने रहिएगा आगे भी।